नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है पॉलिटी का यानी संविधान का यानी स्ट्रक्चर समझना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में संबंध क्या होता है और ये क्या चीज़ होती हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विधायिका का अंग है, कि ये कार्यपालिका का अंग है, ये न्यायपालिका का अंग है। यही चीज़ जानने के लिए वैसे भी हमें बेसिक स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए अपनी डेली लाइफ में कि कैसे क्या होता है, क्योंकि आजकल राजनीति से लगभग सब कोई जुड़ा हुआ है तो समझना भी ज़रूरी है। तो हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की अच्छी से कोशिश की है और इसको समझते हैं और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उससे भी हम आपको बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। केंद्र सरकार की जो संरचना है वो हमारे 3 भागों में विभाजित है। हमारी एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारा जो पूरा संघीय व्यवस्था है वो 3 पॉइंट से बनी हुई है। चौथा स्तंभ हम उसे अभी अलग रखेंगे, जिससे मीडिया या पत्रकारिता को जो कहा गया है उसे हम अलग रखेंगे। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका ज्यूडिशरी। इसमें आप देखिएगा इन दोनों में बॉन्डिंग होती है आपस में। तो कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, और इनको एक बात समझिएगा। विधायिका से आपको समझ में आया, विधि शब्द निकल के आया, उसमें से क्या, विधि। विधि मतलब होता है कानून। तो विधायिका का मतलब है कि कानून बनाने, विधेयक बनाने, बिल बनाने का काम जो कौन करेगा, विधायिका। हमने लिखा है कि लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कानून बनाने का जो काम है वो कौन करेगा, विधायिका। अब कानून बन गया है तो कानून को लागू कराने का किसका काम है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, कानून का पालन कराने का काम किसका है, कार्यपालिका का। 2 चीज स्पष्ट हो गई हमारे पास। कानून बनाया विधायिका ने और पालन करवाया कार्यपालिका ने। अब कानून जब हम पालन कराते हैं तो समस्याएं भी आती हैं कि बहुत सारे लोग इसका उल्लंघन करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं। तो क्या जो कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून तोड़ने वालों को सजा देना किसका काम है, न्यायपालिका का। अलग अलग 3 चीज़ें हमारे पास हो गई। तो पहले हमने बात समझ ली कि सरकार क्या करेगी कि देश हित में नए कानून बना सकती है और पुराने कानून को ख़त्म कर सकती है। ये हमारा काम हो गया विधायिका का। संसद में जो कानून बन गया है उसको कैसे काम कराना है, पास करना संसद का काम है, और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये न्यायपालिका का काम, वो कार्यपालिका का काम हो गया। और कानून अगर दोनों में किसी प्रकार की समस्या है तो उनको सुलझने का जो काम है, समस्याओं का हल करने का काम किसका है, न्यायपालिका का। 3 चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब समझते हैं विधायिका में क्या क्या है। विधायिका हमारे पास दो स्तर पे काम करती है। नंबर 1 केंद्र स्तर पे और नंबर 2 राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पर जो विधायिका जो होती है उसको हम कहते हैं संसद, क्योंकि केंद्र में जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र संसद को होता है, यानी जैसे संघ सूची भी कहा जाता है। यानी केंद्र में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। दूसरा मैंने लिखा राज्य, राज्य में कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधानमंडल को, यानी इसे राज्य सूची में भी रखा गया है। तो संसद में हमारे पास 2 होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब हो गया लोकसभा, यानी लोकसभा निम्न सदन, और नंबर 2 राज्यसभा, ये उच्च सदन। तो केंद्र में हमारे पास कानून कौन बनाता है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिलकर के, और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, तो क्या बन जाती है, संसद। राज्य में हम आते हैं तो राज्य में हमारे पास 2 विधानमंडल हो जाते हैं। उसका विधानमंडल ही के नाम रखते हैं, जैसे वहाँ संसद कहते हैं या विधानमंडल कहते हैं। उससे विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, नंबर 1 विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है, और दिल्ली और पुडुचेरी राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में नहीं है, केंद्र शासित में सिर्फ 2 में है। कौन कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी में। विधान परिषद 7 राज्यों में थी,
अभी जम्मू कश्मीर हट गया है, उसके मामले में कुछ और देखना पड़ेगा। कुल मिला के विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है और ये अनिवार्य नहीं है, कोई राज्य अपना चलाए या न चलाए ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ कहाँ जो है वो उसकी चर्चा अलग है। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद दो चीज़ें हो गई। अब कार्यपालिका को तोड़ते हैं। कार्यपालिका को हमने तोड़ा केंद्र में और राज्य में। जब हमारी जो विधायिका है जब दो जगह है तो कार्यपालिका की दो जगह होगी, तो केंद्र में और राज्य में। तो केंद्र में कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं वो जरा देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। और मंत्री में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे पास, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इन सब की भी हम चर्चा आपको अलग बताएंगे। कैबिनेट मंत्री कब कहे जाते हैं और राज्य मंत्री कब कहे जाते हैं, उपमंत्री कब हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले जो शब्द हैं उसका भी हम एक अलग वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। 5वां नंबर न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर आ जाते हैं राज्यपाल। यहाँ केंद्र में हमारे पास ये सारी चीज़ हो गई और इसमें केंद्र में जो सबसे बड़ा होता है, जिसके पास पूरी पावर होती है, वो केंद्र का जो हेड होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। अब राज्य पे आते हैं, लेकिन शक्तियों का जो हेड होता है, वास्तविक हेड होता है, यानी जो नामित शक्तियां हैं, इसे नामित भी कहते हैं, नामित शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम है। और वास्तविक हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री अपनी सारी शक्तियां उसके नियत अंडर होती हैं। नाम जरूर राष्ट्रपति का होता है लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही करता है। अब आते हैं केंद्र में। केंद्र में भी सेम वही चीज। केंद्र में हमारे पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक, अब हम आते हैं कि यहाँ पर राज्यपाल, जैसे वहाँ केंद्र में राष्ट्रपति था यहाँ पर राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है कि शक्तियाँ किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री के पास। अब कहते हैं कि सर ऐसा क्यों है, वो इसलिए होता है कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो होता है वो जनता का, हाउस ऑफ पीपल जो कहा जाता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता द्वारा चुना गया होता है, तो वो जनता के लिए जवाबदेही है। तो यहाँ पर इसीलिए सारी जो पावर है उसी को दी जाती है। तो दोनों बात हमारे समझ में आ गई। तीसरे पे पहुँचते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका पे क्या है, हमारे पास तीन तरीके। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका चलती है। एकीकृत का मतलब है ऐसा नहीं है कि केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है और जिले की अलग, ऐसा नहीं है। वो एक सीधा पिलर है, यानी ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो जिले का, समझ में आता है, हाई कोर्ट है तो वो किसी स्टेट का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टेट तो 37 हैं, करीब 36-37, और उसके बाद जो हमारे पास उनकी हाई कोर्ट की जो संख्या है वो 24 है। अब 25 हो जाएगी अगर बन जाता है, तो आंध्र प्रदेश में एक अरावली में एक बनने वाला है, उस पर चल रहेगा। अगर बन गया है तो वो 25 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24 हैं, तो हर के हिस्से में एक तो नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से कभी भी यहाँ पर इसको एकीकृत इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट से कोई समस्या क्रिएट होती है तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से भी नहीं वो संतुष्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये तो हमारे पास थे ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र अलग अलग रखा है, पृथक पृथक। क्यों रखा है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आमने सामने, इसलिए रखा कि विधायिका या इस दोनों को मान लो, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर विधायिका मत कहो, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल ऐसे एंटी बना दीजिएगा, ऐसे। दूसरे को बिल्कुल साठ गांठ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र इसलिए रखा। वैसे तो न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है, लेकिन इन दोनों में भी न्यायपालिका और कार्यपालिका की भी अलग है। क्यों, बात समझिएगा। यदि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि यदि ये इसके 60 गांठ से ये क्या न्यायपालिका चलेगी, तो ये मान के चलिए कि किसी को भी स्वतंत्र न्याय नहीं मिलेगा। जो सरकार में बैठेगा, जैसे चाहे जो भी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी बैठता है, वो इनके निर्णयों को प्रभावित करेगा। तो
तो जो हम लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं, देश की कल्पना करते हैं, राष्ट्र की कल्पना करते हैं, वो हमारी कल्पना अधूरी रह जाएगी। क्योंकि जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, स्पष्ट नहीं होगा। कोई भी चीज़ आई, इधर से इसने इशारा कर दिया, वो बच गई। इसीलिए न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र रखा गया है, उस पर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं रहेगा। ये चीज़ आई। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और बतानी है कार्यपालिका के संबंध में, यहाँ पर हमने अलग रख रखी है। कार्यपालिका के संबंध में अगर देखते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के सदस्य जुड़े होते हैं। वो 2 प्रकार के सदस्य कैसे हैं वो हमको बताते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी सदस्य कौन से होते हैं कि जो किसी विभाग में, जो वहाँ पर विभाग में परमानेंट काम करते हैं, 60 से 62 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं, तो उन्हें स्थायी कहा जाता है। चाहे वो आईएएस हैं, चाहे सचिव हैं, जो भी हैं, तो जो काम करते हैं परमानेंट, जिनकी ड्यूटी होती है, जो नौकरी करते हैं, वो स्थायी गिने जाते हैं। और जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, उनको अस्थायी कहते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, और चाहे अन्य मंत्रिमंडल है, जो भी है। ये समय समय 5 वर्ष बाद ये बदलते रहते हैं, जबकि ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ये कार्यपालिका केंद्र वाले का सिस्टम है। सेम कार्यपालिका का राज्य में इस तरह कि जो स्थायी और अस्थायी, जो चुन के जाएंगे वो अस्थायी होंगे, और जिनको जॉब लगेगी वो स्थायी होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें बतानी है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अब यहाँ आप देखते हैं, इसमें भी हमने देख लिया, अगर हमने लोकसभा राज्यसभा लिखा है तो ये विधायिका के भी सदस्य हैं, और प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के भी सदस्य हैं। तो ऐसा कैसे है, तो समझिएगा। यहाँ पर समझने के लिए ये है कि विधायिका का ही सदस्य, पहले लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य चुना, जब वो मंत्री बना तो वो कार्यपालिका का सदस्य बन गया। तो सीधी सी बात है कि जब वो विधायिका का सदस्य कार्यपालिका के लिए मंत्री बन जाता है, जो ये मंत्री बन गए, तो वो कार्यपालिका के लिए उत्तरदायी हो गए और विधायिका के लिए भी उत्तरदायी। तभी तो कहते हैं एक व्यक्ति राज्यसभा, वो विधायिका के लिए भी होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। अब वो दोनों तरीके से काम करता है। जब वो बिल पास होता है तो विधायिका का सदस्य होता है, और जब वो इम्प्लीमेंट अपने मंत्रालय में पहुंचता है तो वो कार्यपालिका का सदस्य हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं बनते हैं या ना के बराबर बनते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि विपक्ष का कोई भी नेता हमारे यहाँ मंत्रिमंडल ले। इसीलिए विपक्ष हमेशा विधायिका का ही सदस्य रहता है, और सत्ता पक्ष हमेशा विधायिका और कार्यपालिका का भी सदस्य रहता है। मैं या कोई आगरा से कोई सदस्य यहाँ से विधायक चुन के गया है और वो विधायक ही रहा, उसको कोई मंत्रिमंडल या लोकसभा सदस्य ही रहा, तो उसे कोई मंत्रिपरिषद नहीं मिला, तो वो हमेशा विधायिका का ही सदस्य रहेगा। लेकिन यहाँ से कोई चयन होके गया और वो मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित हो गया है, तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया। तो इतनी बात हमने आपको पूरी तरीके से समझाई है। एक बार हम फिर आपको समझाते हैं का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 हैं। कानून बनाने का काम विधायिका का, इम्प्लीमेंट कराने का काम कार्यपालिका का, और दोनों के बीच में अगर कोई अनबन होती है तो उनको, कानून तोड़ने वालों को सजा देना न्यायपालिका का, और अनबन होती है तो भी ये देखना। किसी प्रकार के विवाद से संबंधित जो खेल होगा वो न्यायपालिका संभालेगी। तो कोशिश हमने ये करी कि एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे, हो सकता है राष्ट्रपति पढ़ाएं, या कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। अगर कोई गलती या कुछ प्रकार से आपको महसूस होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। सलाह सजेशन जो भी हैं वो आप हमें से देते रहिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हम आगे कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। नहीं तो हम यही सोचते रहेंगे कि हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हम बहुत जानते हैं, इसीलिए आप बताएंगे तभी किसी चीज़ में सुधार हो सकता है। तो आज के लिए धन्यवाद।